नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कंपनी लॉ की यूनिट सेकंड के बारे में। देखिए, यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करूं, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसओएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो, देखिए करीब करीब 18 नंबर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये वाली यूनिट आप सभी को दिला सकती है, क्योंकि समय आप सभी के पास बहुत कम है। ऐसे में आप सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है केवल उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना जिनके अंदर से फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना, चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो डेडिकेटेड रहेगा आपकी कंपनी लॉ की सेकंड यूनिट को लेकर के। वन शॉट वीडियो रहेगा जहां पर करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूं, बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लेक्चर को शुरू करें उससे पहले कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। अब ये आपका जो क्लास है वो करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए चलेगी, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर आप थोड़ा साइड हो जाइए, हमें स्क्रीनशॉट लेना है। आपको मेरी किसी भी वीडियोस के लिए स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो एंटायर सेशन अभी मैं कंडक्ट करने वाला हूं, उस एंटायर सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आपको बताना है कि इस डेट को आपका पेपर रहने वाला है। आप रेगुलर के स्टूडेंट, एनसी वेब के स्टूडेंट हैं या एसएल के स्टूडेंट हैं, और आप पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल मेरी टीम आपको रिवर्ट करेगी और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अननेसेसरी आपको टाइम वेस्ट करके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अब चलिए अपने मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, अंडरस्टैंड करनी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ, इनिशियल लेवल पे भी बता चुका हूँ। ये जो यूनिट सेकंड है जिसका टाइटल रहने वाला है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्लियर है? कैसे कंपनी की फॉर्मेशन होती है, कैसे उसका इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, ये दोनों शब्द जुदा जुदा है। इससे रिलेटेड हम लोग तमाम मालूमात हासिल करने वाले हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल की, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, कितनी स्टेज में होती है। देखिए, आप लोगों ने अपनी क्लास 12th के अंदर भी अंडरस्टैंड किया होगा, जब भी किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन की जाती है तो वो 4 स्टेजेस में जो होकर के गुजरती है, या 4 स्टेजेस से मिलकर किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन की जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहली स्टेज आपकी प्रमोशन स्टेज रहने वाली है। जब आपकी कंपनी का प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, या देसी लैंग्वेज में जिसको मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूं, रजिस्ट्रेशन होता है। और तीसरी जो आपकी स्टेज रहती है, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप लोग कैपिटल सब्सक्रिप्शन का एक मेथड अपना सकते हैं, या कैपिटल रेज कर सकते हैं शेयर को इश्यू करके। लास्ट एंड फाइनल क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। देखिए, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस से अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर सवाल नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा प्रमोशन से रिलेटेड या इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। इन दोनों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो 100% चांस है, अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो 9 नंबर का काम आपका हो जाएगा। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका एमओए, एओए और उसके अल्टरेशन से रिलेटेड रहेगा, वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। क्लियर? अभी आपको क्या समझना है, 4 स्टेजेस में जाकर के कंपनी की फॉर्मेशन होती है। पहली स्टेज प्रमोशन कहलाती है, दूसरी स्टेज इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन कहलाएगी, और तीसरी स्टेज आपकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और चौथी स्टेज क्या कहलाएगी, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? 4 स्टेजेस में जाकर के आपका कंपनी का फॉर्मेशन होता है। अब समझना क्या है, समझना ये है कि सर ये प्रमोशन का क्या मतलब होता है। ये जो पहली चीज है प्रमोशन, इसका अर्थ क्या? देखिए, असल में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, या ग्रुप ऑफ पीपल होगा, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा, या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसके जहन में एक ख्याल आएगा, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा, वो उसको इवैल्यूएट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और वो वहां पे इस चीज का एक तरीके से एग्जामिन करेगा कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तो वहां से क्या एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है। माने अगर आप लोग कहेंगे तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज रहने वाली है किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रमोशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे मेन चीज क्या होती है, यहाँ पे हम लोग कंसीविंग करते हैं किसका, अपॉर्चुनिटी ए बिजनेस। क्लियर है? कंसीविंग अपॉर्चुनिटी ए बिजनेस एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म ए कंपनी। क्लियर है? यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कंसीविंग अपॉर्चुनिटी ए बिजनेस
एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म ए कंपनी। क्लियर है, यहाँ पे क्या लिया जाता है, एक इनिशिएटिव लिया जाता है, जो हमने कंसीव किया है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए। सो दैट प्रैक्टिकल शेप, ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन एक्सप्लॉइटिंग एंड द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्लियर है, दिस स्टेज इज नोन एज प्रमोशन। माने आपके दिमाग में कोई ख्याल आया, कोई बिजनेस आइडिया आया, आपने कंसीव किया उस बिजनेस आइडिया को, उसके बाद हमें उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखाना है। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेज होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रमोशन। मतलब पहले देसी लैंग्वेज में समझे, किसी ने ना किसी ने आपका सोचा होगा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंड किया होगा, किसी के दिमाग में तो आपका ये विचार आया होगा। जिस व्यक्ति के, अगर आपका वो इंडिविजुअल है, मान लीजिए अगर मैं कहता हूं वो व्यक्ति कौन है, इंडिविजुअल है, तो उसको यहाँ पे हम लोग लॉ की भाषा में क्या कहेंगे, हम लोग उसको प्रमोटर कहेंगे। क्लियर, आगे समझेंगे, प्रमोटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर, तो अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन, तो आपको केवल इतना लिख के आना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं एकदम कॉन्शियस डेफिनेशन की, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की, तो बहुत आसान डेफिनेशन एल.एच. हेनी के द्वारा दी गई है। आपका ये बड़ा नाम रहने वाला है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, तो आप लोगों को समझना है एल.एच. हेनी क्या कहते हैं। वो कहते हैं असल में प्रमोशन का मेरी नजर में मायना क्या है, मेरी नजर में मायना है, प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड द प्लानिंग। ध्यान से समझिएगा, क्या है आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड द प्लानिंग। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और प्लान करते हैं फिनांस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म। क्लियर है, हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, किसको, फिनांस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। क्लियर है, तो प्रमोशन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि यहाँ पे किसी ना किसी के दिमाग में पहली दफा कोई ना कोई आइडिया आया होगा, फिर उस आइडिया को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और प्रैक्टिकल फॉर्म देना। क्लियर है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग प्रमोशन। क्लियर है, अब प्रमोशन जब आप लोग करते हैं तो मैं इसको याद करता हूं एक 3M फॉर्मूले से। 3M का मतलब जब आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आपको उसको प्रैक्टिकल शेप देना है, तो सबसे पहले फिनांस माने मनी की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, ये तीन शब्द आप लोग याद रखिएगा, मनी, मैन और मटेरियल। क्लियर है, 3M करना पड़ता है। किस केस की बात कर रहा हूं मैं, प्रमोशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, और जिस व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आया कि ये कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल बिजनेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, अलोंग विद जो क्या करता है, मनी, मैन और मटेरियल को इकट्ठा करता है, उसकी प्लानिंग करता है, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रमोटर कहते हैं। बहरहाल हम वो बातें आगे करने वाले हैं। अभी आप लोग समझिएगा, आपकी प्रमोशन की डेफिनेशन आए तो ये वाली डेफिनेशन अलोंग विद द एल.एच. हेनी की डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आनी है। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने बताया ना, प्रमोशन एक एंटायर प्रोसेस होता है जहां पे हमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इवेलुएट करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर नहीं भी आता है, तो जब भी प्रमोशन की बात होती है तो आपको लिख के आना है प्रमोशन की स्टेजेस कौन सी रहने वाली हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सबसे पहला स्टेज क्या रहेगा प्रमोशन के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग नए नए आइडिया को डिस्कवर करते, कोई ना कोई नया आइडिया जिसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्कवर किया। मार्केट में कैसी प्रॉब्लम जिसके सॉल्यूशन की जरूरत मार्केट को है और वो सॉल्यूशन मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, माने ये एक नया आइडिया है जो डिस्कवर किया है, और उस आइडिया की एक डिटेल में इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन आपको करनी पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। और अगर मैं बात करूं आगे क्या करना पड़ेगा, हमें असेंबल करना पड़ेगा आपका प्रपोजिशन, और जो भी फिनांस का प्रपोजिशन है उसको असेंबल करना पड़ेगा, माने वही मैन, मनी और मटेरियल को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो 4 स्टेजेस में आपका क्या रहेगा, स्पेसिफिकली 4 स्टेजेस रहेंगी प्रमोशन के लिए। डिस्कवरी ऑफ द आइडिया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रहेगा, असेंबलिंग द प्रपोजिशन और फिनांस द प्रपोजिशन। क्लियर है, इस चीज को आपको याद रखना। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की मेरी कोशिश है, बहुत मेहनत हम लोगों ने की है इस अकेली पीपीटी के पीछे, इसकी रिसर्च के पीछे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब इसे जरूर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। क्लियर है, बहरहाल यहां तक आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपकी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर 4 स्टेजेस रहेंगी, जहां पे पहली स्टेज आपकी प्रमोशन है, उसके मीनिंग को समझ लीजिए। उसके बाद हमने बात की इसके एल.एच. हेनी की डेफिनेशन क्या कहती है। उसके बाद प्रमोशन के अंदर भी आपकी 4 स्टेजेस होती हैं जिनको हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। अब आती है बात किसकी, प्रमोटर की। मैंने अभी भी बताया प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में पहली दफा कोई आइडिया आया, कोई कॉन्सेप्ट आया,
आया और उसने सोचा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक बिजनेस की रुख दी जा सकती है, उसको बिजनेस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वो व्यक्ति प्रमोटर कहलाता है, जो एक पर्टिकुलर आइडिया को प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मनी मैन और मटेरियल का एक तरीके से जुगाड़ करता है। क्लियर? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रमोटर कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, द पर्सन हु असेंबल, जो क्या करता है? असेंबल करता है मैन को, दूसरा किसको? मनी को, और तीसरा किसको? मटेरियल को। मैं इसको 3M से जानता हूं, 3M से याद करता हूं, तो आप लोग भी इसको 3M से याद कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो असेंबल करता है मनी मैन एंड द मटेरियल इनटू गोइंग कंसर्न। ध्यान से देखिएगा, किसमें? गोइंग कंसर्न की टर्म में। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रमोटर। क्लियर है? फर्स्ट टाइम अगर किसी के दिमाग में आइडिया आया तो वो कौन व्यक्ति था? वो आपका प्रमोटर था। प्रमोटर से सवाल आएगा ही आएगा, इस चीज को आपको गांठ बांध के चलना है। क्लियर? तो प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो असेंबल करता है 3M को, मैन, मनी और मटेरियल, इनटू ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब आप लोग यहाँ पे देसी लैंग्वेज में क्या समझ सकते हैं? बिजनेस। क्लियर है? बिजनेस को ही यहाँ पे क्या बोला गया है? गोइंग कंसर्न बोला गया है। क्लियर? तो बहुत बेसिक डेफिनेशन थी, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करता हूं कंपनीज की, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज रेगुलेट होती हैं। फिलहाल के हिसाब से बात करूं तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 69 के अकॉर्डिंग हमें प्रमोटर की एक डेफिनेशन दी जाती है, जो आपको एग्जाम के अंदर लिख के आनी है। देखिए, ये अगर प्रमोटर के बारे में पूछा जाए तो ये डेफिनेशन तो हमें लिखनी ही लिखनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो भी देता है। वो क्या कहता है? प्रमोटर मींस, प्रमोटर की 3 कंडीशन दी हुई है, कंडीशन नंबर ए, कंडीशन नंबर बी और कंडीशन नंबर सी। ये तीनों कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों कंडीशंस को जो जस्टिफाई करता है, जो सेटिस्फाई करता है, वो क्या कहलाएगा? प्रमोटर कहलाएगा। जैसे प्रमोटर मींस ए पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन ए प्रोस्पेक्टस, यानी कि उसका नेम किसमें है? आपका प्रोस्पेक्टस में है, और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द कंपनीज इन एनुअल रिटर्न। क्लियर है? आइडेंटिफाई बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, रेफर टू द सेक्शन 92। क्लियर है? कहां पे रेफर किया गया है? सेक्शन 92 के अंदर। तो ये जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो प्रमोटर हो सकता है। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी, जिसके पास कंपनी के अफेयर के ऊपर कंट्रोल होता है, वो क्या हो सकता है? प्रमोटर हो सकता है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखें, वो आपका कंट्रोल है, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, वो शेयर होल्डर, डायरेक्टर, अदर कोई भी एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है? जिसका भी कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल होता है ना, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, वो क्या हो सकता है? आपका प्रमोटर हो सकता है। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, यानी कि जिसकी एडवाइस के अकॉर्डेंस में, या फिर जिसके डायरेक्शन के अकॉर्डेंस में, या जिसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डेंस में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज अकमडेटेड टू एक्ट। क्लियर है? यानी कि जो आपके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कहीं ना कहीं काम करते हैं, अकमडेट करते हैं, जिसकी एडवाइस के ऊपर, जिसकी डायरेक्शन के ऊपर, या जिसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन किए गए हैं। प्रोवाइडिंग दैट नथिंग इज सब क्लॉज सी शैल अप्लाई टू द पर्सन हु इज एक्टिंग मेयरली इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। बहरहाल ये सेम बात है। ये तो 3 डेफिनेशंस, 3 पॉइंट, 3 क्लॉजेस दिए गए हैं जो बताते हैं सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि एग्जैक्टली प्रमोटर कौन हो सकता है। आप समझने के लिए याद कर सकते हैं, प्रमोटर एक ऐसा पर्सन होता है जो असेंबल करता है 3M को, मनी, मैन और मटेरियल को, इनटू ए गोइंग कंसर्न। इन तीनों को किस में कन्वर्ट कर देता है? एक गोइंग कंसर्न में कन्वर्ट कर देता है, या बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है। वो क्या कहलाता है? आपका प्रमोटर कहलाता है। उम्मीद करता हूं प्रमोटर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। प्रमोटर की क्या कहानी रहने वाली है, ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब समझना क्या है? अब समझना है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपको समझनी है, और जो प्रमोटर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने में हमारी काफी हेल्प करती हैं। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर प्रमोटर कंसीव करता है किसी भी आइडिया को फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस। क्लियर है? कोई भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए प्रमोटर का काम क्या होता है? वो एक आइडिया को कंसीव करता है। ये पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, डेफिनेशन का एक पॉइंट बोल सकते हैं। ही प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एंश्योर अबाउट द फ्यूचर
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो इन्वेस्टिगेट भी करता है। सेकंड स्टेज हम लोगों ने पढ़ी थी जहां पे हम लोगों ने बताया था डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सबसे पहले कंसीव किया कोई भी आइडिया, उसके बाद उसकी एक डिटेल प्राइमरली एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की कि एग्जैक्टली इस बिजनेस मॉड्यूल का, इस कॉन्सेप्ट का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ही ब्रिंग टुगेदर वेरियस पर्सन, वो क्या करता है अलग अलग लोगों को इकट्ठा लाता है जो क्या करते हैं, एग्री करते हैं एसोसिएट करने के लिए एंड शेयर करने के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये भी किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये एक प्रमोटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। आगे देखिए, ही प्रिपेयर वेरियस डॉक्यूमेंट, प्रमोटर ही अलग अलग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। जस्ट अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करूं तो एमओए की बात कर सकते हो, एओए की बात कर सकते हो, माने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्लियर, एंड गेट द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। और ये प्रमोटर ही है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराता है। देखिए ये आपको थोड़ा याद करना है, क्या कराता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब देसी शब्द आप लोग समझ सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन, क्लियर है। अभी रजिस्ट्रेशन होता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो ये सब काम, ये सब बातें किसकी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, किसी भी प्रमोटर की होती है, क्लियर है। तो प्रमोटर की डेफिनेशन को और इवेलुएट कर सकते हैं और आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जो अभी अभी हमने इतने सारे पॉइंट पढ़े ना, उनमें सारी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, एड ऑन किए जा सकते हैं, और एज ए कैरेक्टरिस्टिक भी आप लोग प्रमोटर की डेफिनेशन के अंदर ये चीजें लिख सकते हो, क्लियर। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए यहां तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी 4 स्टेजेस में होती है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। इसके बाद हमने बात की प्रमोशन ऑफ ए कंपनी की क्या डेफिनेशन होती है। उसके बाद हमने देखा प्रमोशन ऑफ ए कंपनी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एलएच हेनी के थ्रू। उसके बाद हमने बात की जो प्रमोशन है वो 4 स्टेजेस का होता है। सबसे पहले आइडिया को डिस्कवर किया जाता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, आपकी असेंबलिंग होती है प्रपोजिशन को, और फाइनेंशियल प्रपोजिशन भी यहाँ पे की जाती है। इसके बाद हमने देखा प्रमोटर की डेफिनेशन क्या कहती है, और आपके अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब पॉइंट नंबर 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रमोटर के क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रमोटर की, एग्जैक्टली प्रमोटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा आगे अगर आप लोग चलोगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर, माने प्रमोटर के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखिए किसी भी आइडिया को कंसीव करने से लेकर के कंपनी के इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन तक का काम किसका होता है, ये प्रमोटर का होता है। और थोड़ा डिटेल में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एमओए को बनाना, एओए के डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सबको रेडी करना, ये तमाम बातें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती हैं, किसी भी प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती हैं, क्लियर। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग क्या कर देंगे, वो कॉम्प्रीहेंड करेगा या कंसीव करेगा आइडिया ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कंपनी फॉर्मेशन। किसी भी कंपनी फॉर्मेशन के लिए किसी भी बिजनेस आइडिया को कॉम्प्रीहेंड करना या कंसीव करना, ये किसका काम होता है, ये किसका फंक्शन होता है, प्रमोटर का होता है। प्रमोटर लुक इनटू द फिजिबिलिटी एंड द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस आइडिया। वो क्या करेगा, वो इस चीज को ध्यान में रखेगा, इस चीज को ध्यान से इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो आपका बिजनेस आइडिया है उसकी फिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और वायबिलिटी क्या रहने वाली है। ही और सी असेस वेदर द कंपनी फॉर्मेशन विल बी प्रैक्टिकेबल और प्रॉफिटेबल, ठीक है, प्रैक्टिकलेबल और प्रॉफिटेबल, माने आपकी कंपनी प्रैक्टिकल है या नहीं है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, और प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। किसका फंक्शन होता है, ये भी प्रमोटर का फंक्शन होता है। वंस आइडिया इज कंसीव्ड, जब एक बार आइडिया कंसीव्ड हो जाता है, प्रमोटर ऑर्गेनाइज एंड कलेक्ट द अवेलेबल रिसोर्सेज, जिनको हम लोगों ने 3M के नाम से जाना था, टू कन्वर्ट द बिजनेस आइडिया इनटू द रियलिटी। अब अगर आपका एक बार आइडिया कंसीव हो जाता है, उसके बाद उसका काम क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज और कलेक्ट करना, कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करना, जिसको आप लोग 3M भी बोल सकते हैं, ताकि आपके बिजनेस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सके, बदला जा सके, ठीक है। आगे देखिए, द प्रमोटर्स डिसाइड द कंपनी नेम एंड सेटल द कंटेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे एमओए की बात कर लीजिए, एओए की बात कर लीजिए, तमाम चीजें किसके जिम्मे आती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फंक्शन ऑफ प्रमोटर्स होती हैं। आगे देखिए, द प्रमोटर्स डिसाइड द लोकेशन ऑफ द कंपनीज हेड ऑफिस। ये ऑब्वियस सी बात है, कुछ बातें हैं, 2 पॉइंट और हैं, आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे सारे काम किसके होते हैं, प्रमोटर के होते हैं, क्योंकि कंसीव का आइडिया को उसने कंसीव किया है तो इनकॉर्पोरेशन तक का काम उसी का रहेगा। हो सकता है आगे जाके वो टीम रख सकता है, मैनेजमेंट रख सकता है, मैन पावर रख सकता है,
है वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन प्राइमरली ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, ये प्रमोटर के होते हैं और प्रमोटर के ऊपर सवाल पूछा ही जाएगा, इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है राइट ऑफ द प्रमोटर्स, ये सबसे अहम मुद्दा है। 3 राइट्स मैं आपको बताने वाला हूं प्रमोटर के। राइट टू इंडेमिनिटी रहने वाला है, दूसरा राइट रहने वाला है राइट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और तीसरा रहने वाला है राइट ऑफ द रेम्युनरेशन। क्लियर है। अब यहां पे समझिएगा जो इंडेमिनिटी है उस इंडेमिनिटी के राइट का क्या मतलब होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, प्रमोटर्स आर जॉइंटली एंड सर्वरली अकाउंटेबल फॉर एनी हिडन प्रॉफिट मेड बाय एनी देम, यानी कि यहां पे क्या कह रहा है कि जो भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट के थ्रू कुछ भी कंपनी के अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर गड़बड़ी होती है, उन सब के लिए किसको जिम्मेदार माना जाएगा, प्रोस्पेक्टस के अंदर उसको जिम्मेदार माना जाएगा प्रमोटर्स को। और प्रमोटर के पास ये राइट होता है राइट टू इंडेमिनिटी। ऑल द प्रमोटर्स आर इंडिविजुअली एंड इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज अफेयर्स, और जितने भी आपके प्रमोटर्स हो सकते हैं, प्रमोटर में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो इक्वली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी कंपनी के अंदर हुआ। Thus, one promoter can claim the compensation or a damage paid by him from the other promoters। माने यहाँ पे कोई भी अगर जैसे इक्वली राइट होता है, सबका बराबर अधिकार होता है, अगर 2 प्रमोटर है, एक ने कोई डिसीजन ले लिया तो उसकी वजह से कोई गड़बड़ी होती है तो उस केस में दूसरा पार्टनर क्लेम कर सकता है कंपनसेशन और जो भी डैमेज पेड हुआ है। क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हो, राइट ऑफ इंडेमिनिटी। ऐसे ही आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है और उसके बाद होता है राइट ऑफ द रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब एक तरीके से मेहनताना पैसा, सैलरी, मनी, बोनस जिसको आप लोग कहते हैं ना, वो सब किसके अंदर आते हैं, रेम्युनरेशन के अंदर आते हैं। तो राइट ऑफ द प्रमोटर्स की अगर हम बात करते हैं मेरे भाइयों और बहनों, तो 3 राइट्स आते हैं, राइट ऑफ द इंडेमिनिटी, राइट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और राइट ऑफ द रेम्युनरेशन। एग्जामिनेशन के अंदर एज इट इज लिख के आइएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको दे रहा हूं तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बना के जिएगा, याद करके जिएगा। 18 के 18 नंबर हमारी इस वीडियो से फंसेंगे, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, लायबिलिटी ऑफ ए प्रमोटर। प्रमोटर की क्या क्या लायबिलिटी होती है, देखिए जिम्मेदारी आप लोग बोल सकते हैं, देनदारी आप लोग बोल सकते हैं। अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, टोटल कितने पॉइंट यहां पे मैंने एक्सप्लेन किए गए हैं। आई थिंक 5 पॉइंट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। पांचों लायबिलिटी है, किस केस में, आपके प्रमोटर के केस में। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, दे कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट आउट ऑफ द कंपनी प्रॉफिट। कंपनी का कोई भी प्रॉफिट हुआ है, क्लियर है, उस कंपनी के प्रॉफिट से कोई भी प्रमोटर आपका सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकता है, ना ही वो पर्सनल प्रमोशन के लिए डील कर सकता है। ये आपकी लायबिलिटी रहने वाली है। द प्रमोटर आर लायबल टू पे सच ए प्रॉफिट टू द कंपनी। ऐसे प्रॉफिट को कंपनी को पे करना है, ये उनकी लायबिलिटी होती है। व्हेन दे मेक सच ए प्रॉफिट, अगर ऐसा करते भी है वो, तो ये सारा प्रॉफिट किसको पे करना पड़ेगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा। ये किसकी लायबिलिटी रहने वाली है, प्रमोटर की लायबिलिटी रहने वाली है। क्लियर। तो ये पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, दे कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द डैमेजेस एंड द लॉसेस सफर्ड बाय द पर्सन हु सब्सक्राइब for debenture or share due to the false statement made in the company's prospectus। होता क्या, कई बार कंपनीज के प्रोस्पेक्टस के अंदर हम फॉल्स स्टेटमेंट करते हैं, जिनकी वजह से जितने भी डेबेंचर या शेयर होल्डर्स हमारे पास होते हैं, अगर उनका कोई नुकसान होता है तो उस केस में कौन लायबल होएगा, आपका प्रमोटर लायबल होएगा, जो भी डैमेजेस होंगे उन सब के केस में। आगे देखिए, दे क्रिमिनली लायबल फॉर, आगे क्या है, मेंशनिंग आपका अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। माने प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी गलत स्टेटमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस स्टेटमेंट, अनट्रू स्टेटमेंट आती है तो उस केस में कौन लायबल होगा, आपका प्रमोटर लायबल होगा। दे कैन बी हेल्ड लायबल फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी डॉक्यूमेंट व्हेन देयर आर रिपोर्ट एलिगेंस फ्रॉड इन द कंपनीज फॉर्मेशन एंड द प्रमोशन एक्टिविटी। क्लियर है। अगर फ्रॉड के केस में भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका वही प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट में देखिए, दे आर आल्सो लायबल टू द कंपनी वेयर देयर इज ए ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। क्या होता है, जहां पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है उस केस में भी आपके प्रमोटर्स क्या होंगे, लायबल होंगे। क्लियर। तो ये कुछ लायबिलिटी हैं जिनसे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, प्रमोटर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए आप सभी के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली प्रमोटर की लायबिलिटी क्या है, राइट्स क्या है, फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और डेफिनेशन क्या है। क्लियर। और मैं कोशिश कर रहा हूं आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर,
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रेमुरेशन ऑफ द प्रमोटर्स, और शायद हाँ ये दो क्वेश्चन है, क्या पूछे जाएंगे, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर। तो टोटल 5 ड्यूटीज आपको लिख के आनी है। पहली रहने वाली है डिस्क्लोज द सीक्रेट प्रॉफिट, हम बात कर चुके हैं, अगर कंपनी के प्रॉफिट से कोई भी प्रमोटर अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट बनाता है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कंपनी को हैंडओवर करना पड़ेगा, ये ड्यूटी रहती है किसकी, प्रमोटर की। डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, ये आपकी सेकंड ड्यूटी रहने वाली है। डिस्क्लोज प्रॉफिट अर्नड एज ए ट्रस्टी, ठीक है, उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है एज ए ट्रस्टी उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो भी उसने प्राइवेट अरेंजमेंट्स किए हैं, और उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा गुडविल टू द फ्यूचर शेयर होल्डर। क्लियर है, ये 5 ड्यूटीज रहने वाली है, छोटी छोटी डेफिनेशन इनके नीचे लिखी हुई है, नाम से आप लोगों को पता चल गया कि एग्जैक्टली इनका क्या मीनिंग रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अगर एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल आता है, ये वाला टॉपिक पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख देंगे। अगर मैं रेमुरेशन की बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला क्या रहने वाला है, कैश रहने वाला है, उसके बाद ऑप्शन टू द परचेज शेयर। कैश तो आप सभी को पता है, उनके रेमुरेशन की बात करूं, अगर मेहनत आने की बात करूं, कैश की टर्म में भी हो सकता है, अलोंग विद ये आपका किसकी टर्म में हो सकता है, शेयर की टर्म में, यानी कि वो शेयर भी ले सकते हैं, और ये आपका आधा आधा भी हो सकता है, माने कुछ कैश में हो जाए, कुछ पार्शियली शेयर या डिबेंचर्स की टर्म्स में हो जाए। उसके बाद आपका कमीशन की बात आती है और प्रॉफिट ऑन द एसेट्स की बात आती है। ये तमाम क्या है, ये तमाम आपके 5 के 5 रेमुरेशन ऑफ प्रमोटर रहने वाले हैं। कैश की टर्म में हो सकता है, वो परचेज कर सकते हैं शेयर को, पार्शियली परचेज कर सकते हैं, कुछ अमाउंट कैश की रख लें और कुछ अमाउंट में वो पार्शियली शेयर या डिबेंचर रख सकते हैं, कुछ कमीशन की बात हो सकती है, प्रॉफिट ऑन एसेट्स भी वो क्लेम कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा कहानी किससे रिलेटेड था, ये रेमुरेशन से रिलेटेड था। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा एक प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, रोल्स, लायबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक रहने वाले हैं। अब एक आर्टिकल और रहता है, यहाँ पे कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछता है टाइप्स ऑफ द प्रमोटर क्या होता है। क्लियर है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द प्रमोटर की। देखिए टाइप्स ऑफ प्रमोटर के अंदर स्पेसिफिकली किसी किताब के अंदर 3 बनाए गए हैं, किसी किताब के अंदर 4 बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। पहला प्रमोटर होता है प्रोफेशनल प्रमोटर, दूसरा होता है ओकेजनल प्रमोटर, तीसरा होता है फाइनेंशियल प्रमोटर, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरल प्रमोटर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरल प्रमोटर जिसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा प्रोफेशनल प्रमोटर कौन से होते हैं, दीज आर इंडिविजुअल और ए कंपनीज दैट स्पेशलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। क्लियर है, यानी कि ये वो इंडिविजुअल होते हैं या कंपनीज होते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होती है। ठीक है, सर्वल कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड एज ए प्रोफेशनल सर्विसेज, कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको स्ट्रक्चर किया जाता है क्या प्रोवाइड करने के लिए, प्रोफेशनल सर्विसेज विच वन द कंपनी इज फॉर्म्ड क्लोजेज एंड प्रोजेक्ट एंड मूव टू अनदर वन। क्लियर है, तो ये आपका क्या रहता है, प्रोफेशनल प्रमोटर रहने वाला है। ओकेजनल का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रमोटर हैं जो कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे ओकेजनली बाय चांस, ठीक है, कोइंसिडेंटली आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओकेजनल प्रमोटर्स। और कुछ होते हैं जो फिनांस से रिलेटेड प्रमोटर होते हैं, स्पेशलाइजेशन उनकी फाइनेंस से रिलेटेड होती है, तो उसको फाइनेंशियल प्रमोटर कहते हैं। ऐसे ही आपका एंटरप्रेन्योरल आपका प्रमोटर रहने वाला है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ प्रमोटर रहते हैं। तो यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, यहां तक पढ़ाया जो है, या हम लोगों ने जो चीज डिस्कशन की है, यहां तक अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो एक सवाल आएगा ही आएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। अगर मैं थोड़ा आगे चलूं, इससे आगे प्रमोटर के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आती है तो वो आने वाली है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये प्रमोशन खत्म हो चुका है, यहाँ पर प्रमोशन की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे, एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं और अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका रहने वाला है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन से पहले किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरे को कोई भी एक बिजनेस आइडिया है, मैंने एक बिजनेस आइडिया को कंसीव कर लिया है, अगर मेरे को उसको बुनियादी तौर पे ग्राउंड में प्रैक्टिकल करके दिखाना है तो मेरे को कुछ जमीन की जरूरत पड़ेगी, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, या और भी रिसोर्सेज मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब वो जो रिसोर्सेज मटेरियल है, मैं इस बिहा पे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर कंपनी को रजिस्टर करूंगा या उसका इनकॉर्पोरेशन करूंगा।
करूंगा। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना उनको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टू स्टेबलाइज ए कंपनी, किसी भी कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रमोटर हैव टू डील विद द वेरियस पीपल, प्रमोटर को अलग अलग लोगों के साथ डील करने की जरूरत होती है, फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, किस बिहाफ पे कि उसकी कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी। दे नीडेड टू अरेंज फॉर द परचेज ऑफ द लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड द इक्विपमेंट एंड द रॉ मटेरियल। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, ये सारी चीजें हमें खरीदने की जरूरत है और इनके लिए एक प्रमोटर अलग अलग लोगों के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, वेरियस लोगों के साथ क्या बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कई बार 2 या 3 नंबर के लिए डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो मेक श्योर करके आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये वाली स्लाइड प्लीज 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन में आपको समझाने वाला हूं। क्लियर है? इनकॉर्पोरेशन की अगर आप लोग डेफिनेशन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटर। तो देखो यार, बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, इनकॉर्पोरेशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जाती है, अपने आप में काफी अहम प्रोसेस हो जाता है। अगर कोई भी बंदा एक पर्टिकुलर आइडिया को कंसीव करता है, कंसीव करने के बाद जो सेकंड स्टेज आती है उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, या आप लोग रजिस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं। अब आपको समझना क्या है, ये जो इनकॉर्पोरेशन है ये मल्टीपल स्टेप्स में जाके होता है, अलग अलग स्टेप होती है, जिनको अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं और फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं, जब जाके हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी के टाइम पे जितनी भी कंपनियां हैं वो रेगुलेट होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो हमें अपनी कंपनीज को एक तरीके से इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर कराना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। अब जो स्टेप्स हैं उनको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली स्टेप रहने वाली है अप्लाई फॉर द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग डीएससी कहते हैं। अगर आपके पास आइडिया कंसीव हो चुका है तो सबसे पहले हमें अप्लाई करना होगा डीएससी के लिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। जब आप लोग एक बार डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हमारा सेकंड स्टेज आता है, सेकंड स्टेप आता है, जिसको हम लोग यहां पे जानते हैं अप्लाई फॉर द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब डीआईएन शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक बार आपने डीएससी सर्टिफिकेट बनवा लिया, डीएससी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया, आपका डीएससी सर्टिफिकेट बन के आ गया, उसके बाद हमें डीआईएन डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर डीआईएन के लिए अप्लाई करना होगा। और अगर मैं इससे आगे वाली बात करूं तो हमें आपका नेम का अप्रूवल लेना होगा। देखिए, नेम के अप्रूवल के लिए आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे आपका फॉर्म रहने वाला है स्पाइस फॉर्म प्लस में पार्ट ए फॉर्म। देखिए, स्पाइस जो फॉर्म है उसके साथ 2 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले नेम के अप्रूवल के लिए हमें पार्ट ए के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, क्लियर, फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आपको नेम का अप्रूवल लेना है, आगे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, स्पाइस के साथ पार्ट ए का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, हमें प्रिपेयर करना है एमओए और एओए, माने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना है। उसके बाद हमें स्पाइस के साथ पार्ट बी के लिए अप्लाई करना है अलोंग विद एजीआईएलई प्रो, ईएमओए और ईएओए, माने कि इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ई आपका एओए। ठीक है, इन सब के लिए फॉर्म फिलअप करना है। फिर हमें पेमेंट फीस करनी है और आपकी जो स्टैंप ड्यूटी है उसको कंप्लीट करना है। सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इश्यूड बाय द आरओसी। आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कहां पे होते हैं, आरओसी के अंदर होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर होते हैं। इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। तो इनकॉर्पोरेशन जो आपका रहता है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो मल्टीपल स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले हम लोग डीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। फिर हम लोग करते हैं अप्लाई फॉर द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डीआईएन के लिए। इसके बाद हम लोग अप्रूवल लेते हैं नाम का, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा, जिसको हम लोग, जिसके लिए हमें स्पाइस फॉर्म के साथ आपका फॉर्म नंबर ए फिलअप करना होगा। उसके बाद हमें एमओए और एओए को प्रिपेयर करना है। फाइनली हमें फिल करना है स्पाइस फॉर्म के साथ फॉर्म नंबर बी, और आगे अगर आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एमओए और इलेक्ट्रॉनिक आपका एओए आपको एक तरीके से फिल कर
देना है, फिर हम पेमेंट करेंगे फीस की और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह की पेमेंट करेंगे एंड फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, अगर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, हर चीज बेहतरीन है, तो हमें मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्लियर है? तो ये इनकॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया स्टेप ए के अंदर हमें किसके लिए अप्लाई करना होगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा, डीएससी के लिए। क्लियर है? यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रपोज्ड करना है डायरेक्टर्स को, मैंडेटरी फॉर ई फिलिंग रहेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN के लिए अप्लाई करना है। अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 3 की, तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, नेम का अप्रूवल लेना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पाइस फॉर्म के साथ पार्ट ए ऑफ फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसे ही स्टेप 4 के अंदर मैंने बताया हमें प्रिपरेशन करनी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। ये MOA क्या होता है, AOA क्या होता है, ये हम लोग आगे आने वाले वक्त में समझने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी के लिए इन टर्मिनोलॉजी की याद कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए। अगर मैं स्टेप 5 की बात करूं तो फिलिंग ऑफ स्पाइस फॉर्म अलोंग विद द पार्ट बी, और यहाँ पे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, और फाइनली हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय द ROC, हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जिनके थ्रू किसी भी कंपनी को अगर खुद को रजिस्टर कराना है, इनकॉर्पोरेट कराना है, तो इन स्टेज से गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, अगर आप लोग अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराना चाहते हैं मेरे भाइयों और बहनों, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, कुछ कागजों की जरूरत होगी। ठीक है? जहां पे सबसे पहला कागज आएगा आइडेंटिटी प्रूफ, जहां पे आप लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप लोग डायरेक्टर बनाने वाले हैं। आगे आपको एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत पड़ेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ चाहिएगा जहां पे आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिएगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिएगा जो प्रोफेशनल्स इशू करके देंगे। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, या एडवोकेट, तीनों इस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास रेडी हैं तो ये आपके इनकॉर्पोरेशन के दरमियान आपको काफी हेल्प करेंगे। तो जो अलग अलग पार्ट ए फॉर्म फिलअप करते हो, पार्ट बी फॉर्म फिलअप करते हो स्पाइस फॉर्म के साथ, तो वहां पे इन सब का अटैचमेंट बड़ा जरूरी होता है। तो काफी बार एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है, मेक श्योर करके इन चीजों को जरूर अपने ख्याल, जहन और दिमाग में रखिएगा। आगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको आपको पढ़ना है कंपनी लॉ के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनको आपको पढ़ना है। जैसे अगर आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपकी कंपनी कौन सी फॉर्म होगी, तो इसका डिस्कशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7 बताता है आपको इनकॉर्पोरेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। सेक्शन 10 आपको बताता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, और सेक्शन 12 आपको बताता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी के बारे में। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक चीजें मैं आपको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग एक एक नोट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन को आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से टैकल कर पाए, जिससे बेनिफिट ये होगा कि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मैक्स से मैक्स स्कोर कर पाएंगे। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि जिन एग्जाम के अंदर आपके कम नंबर आएंगे, वहां से आपकी परसेंटेज और वेटेज क्या हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। क्लियर? अब यहां से इनकॉर्पोरेशन की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और इसका एंटायर प्रोसेस क्या रहने वाला है। अब इससे आगे अगर हम चलते हैं तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, तीसरी स्टेज आ जाती है कंपनी के लिए। जब आप लोग कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। माने कोई भी अगर पब्लिक कंपनी, देखिए प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा होता है, कोई भी अगर पब्लिक कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी जो ओनरशिप है शेयर्स की टर्म में पब्लिक को ऑफर कर सकती है, उसके बदले वो पैसा इकट्ठा कर सकती है, जिसको हम लोग यहाँ पे शेयर कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? यानी कि आप लोग कह सकते हैं वंस ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, अगर एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसके बाद देखिए क्या है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्पेसिफिकली फॉर द पब्लिक कंपनी इज टू रेज फंड। क्या रेज करना है? फंड रेज करना है फ्रॉम द पब्लिक, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पब्लिक सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। और जो कैपिटल यहाँ पे इकट्ठा होती है माय डियर फ्रेंड्स, उसको शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आगे अगली यूनिट आएगी, उसके बारे में हम लोग
डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, इसको क्या बोला जाता है, शेयर इशू करने के बाद जो टोटल कैपिटल आपको इकट्ठा होती है या रेज होती है उसको क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल बोला जाता है। अगर शेयर कैपिटल की मैं बात करूं किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो 4 तरीके की शेयर कैपिटल होती है, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर मैं इसके ऊपर डिटेल में चर्चा कर चुका हूं और मैं बता चुका हूं कि एग्जैक्टली जो अथोराइज्ड कैपिटल का मतलब लो जितनी लिमिट लगा के आपको अलाउ करता है, मैक्सिमम लिमिट जो अलाउ होती है लीगली कि कोई भी कंपनी इतनी लिमिट तक ये जो आपकी मनी है रेज कर सकती है, क्या ऑफर करके, आपके शेयर्स इशू करके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं अथोराइज्ड कैपिटल और ये एमओए के अंदर मेंशन होती है। अगर मैं इश्यूड कैपिटल की बात करता हूं तो देखिए बहुत कम कंपनी ऐसी होती है जो कंप्लीट लिमिट को एक साथ यूज करती हैं, उसके अंदर जितनी उसको जरूरत होती है वो उतनी पब्लिक को ऑफर कर देती हैं, तो इसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। क्लियर है। और यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल दैट इन्वेस्टर हैव एग्री टू बाय, मतलब एग्री किया वो क्या होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जितना पे किया फाइनली उसको क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। तो डिटेल में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर मैंने पढ़ाया था, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको पता होंगी। तो लास्ट चीज जिसको आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या रहने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और इंपॉर्टेंट सेक्शन रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। यहां तक अगर आप लोग कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका करीब करीब आधा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, माने करीब करीब मैक्सिमम चीजें यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्लियर। यहाँ पे एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, स्टेप्स इन द कैपिटल सब्सक्रिप्शन प्रोसेस, माने पब्लिक कंपनी के अंदर अगर आप लोग कैपिटल सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बुनियादी स्टेप्स रहेंगी, तो टोटल यहाँ पे 8 स्टेप रहने वाली है, बस एक बार याद कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले एक पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करना है, फिल करना है सीबी के जो एप्लीकेशन है उसको, अगर वो एप्लीकेबल है तो, या फिर आपको करना है इनविटेशन टू द पब्लिक कि आप लोग इतने शेयर्स को खरीद सकते हैं इस प्राइस के ऊपर। उसके बाद आपको रिसीविंग एप्लीकेशन होता है, फिर होता है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक होता है अंडर द सेक्शन 39, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर होता है, उसके बाद आपका इश्यूज ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट होता है, फाइनली आपका कमेंसमेंट बिजनेस होता है जो सेक्शन 10A के अंडर आता है। क्लियर। तो बहुत बेसिक बातें थी, जो बहुत बुनियादी बातें थी जिनका अंडरस्टैंडिंग आप सभी को करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो यहां तक चीजें उम्मीद करता हूं आपको क्लियर समझ में आई होंगी, यहां तक चीजों का आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। थोड़ा आगे चलें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहने वाला है, सबसे अहम आर्टिकल रहेगा, और अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंफर्म क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के अंदर आएगा, प्लस में एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्लस में उसका अल्टरेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। ये दोनों क्वेश्चन 101% 9 नंबर के लिए आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं थोड़ा आराम से, इत्मीनान से, प्यार से, थोड़ा स्पीड कम करके पढ़ेंगे। क्लियर है। देखिए एमओए की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, इसको बोलते हो आप लोग, जैसे दो चीज आप लोग समझिएगा, अगर मैं बात करूं ये जो हमारी कंट्री है, इस कंट्री के अंदर अलग अलग फैमिलीज एग्जिस्ट करती है, सभी फैमिली के ऊपर एक नियम लागू होता है, एक ऐसी किताब जो हर एक फैमिली के ऊपर लागू होगी उसको कहते हैं हम लोग संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा आर्टिकल होता है जो हर एक परिवार के ऊपर काम करता है, लेकिन हर एक परिवार के खुद के अपने कुछ नीति नियम सिद्धांत होते हैं जो केवल उसकी 4 दीवारी के अंदर काम करते हैं, और अब 4 दीवारी से बाहर हो सकता है, दूसरे लोग माने ना माने, तो ये सेम 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। माने एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हर किसी को मानना पड़ेगा, किसी भी टाइप की कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपना अपना होता है, यानी कि जो भी दायरे, जो भी लिमिटेशंस, ठीक है, जो भी चीजें हैं सेट अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करती है, कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, यानी कि कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहलाता है, वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है। और ये बताता है कि कंपनी की फाउंडेशन के स्ट्रक्चर को ले कैसे किया जाए, किस तरीके से कंपनी खड़ी होगी, किस ढांचे पर खड़ी होगी, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा। मतलब बाहरी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। और इसको जाना जाता है चार्टर ऑफ कंपनी के नाम से भी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द टर्म चार्टर ऑफ कंपनी, तो आप समझ जाइएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में ही बात हो रही है। इट लेड डाउन द स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी, ये बताता है कंपनी को कौन कौन सी एक्टिविटीज को, माय डियर फ्रेंड्स,
फॉलो करना है। क्लियर है? कौन कौन सी कंपनी की एक्टिविटी को यहाँ पे फॉलो करना है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, किस जिसके लिए वो फॉर्म की गई है, डिटरमाइन की गई है, उसके स्कोप क्या रहेंगे, अथॉरिटीज क्या रहेगी, और बाहरी वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप क्या रहेगा। ये तमाम बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिस्कस की जाती है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट स्टेप रहता है टुवर्ड्स द कंपनी रजिस्ट्रेशन। मैंने बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं आपको समझना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनीज के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है, जो फाउंडेशन ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर को देता है। उसके बाद हमने बात की, इसको जाना जाता है चार्टर ऑफ कंपनी के नाम से भी। कौन कौन सी एक्टिविटीज को क्या क्या स्कोप रहेगा, क्या क्या लिमिटेशंस रहेगी, ये तमाम बातें आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपकी लिखी रहती हैं। अब यहां से आपको आगे अगर आप लोग देखेंगे तो क्या समझना है, समझना ये है कि आपका कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या रहने वाला है। हालांकि मैंने 5 लिखे हुए, लेकिन काफी किताबें कहती है 6 क्लोज होते हैं। पहला क्लोज नाम का होता है, दूसरा क्लोज रजिस्टर ऑफिस का होता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव का रहता है, लायबिलिटी का रहता है, कैपिटल का रहता है। लेकिन ये 6 कौन से रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4, ये इसके लिए आप लोग निमोनिक्स याद कर सकते हैं। नो रियल ऑब्जेक्ट लाइज क्लोज टू द सब्सक्राइबर। क्या बोला मैंने? नो रियल ऑब्जेक्ट लाई क्लोज टू द सब्सक्राइबर। हर एक का पहला अल्फाबेट उठाइए। एन का मतलब होगा नेम क्लोज, उसके बाद आर का मतलब होगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ओ का मतलब होगा ऑब्जेक्ट क्लोज, एल का मतलब लायबिलिटी क्लोज, सी का मतलब कैपिटल क्लोज, एस का मतलब होगा सब्सक्रिप्शन क्लोज। और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। बहुत आसान चीज है, सिंपल चीज है, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से सवाल पूछेंगे, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब कुछ फीचर है जिनको जान लीजिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपने आप में फंडामेंटल चार्टर ऑफ कंपनी माना जाता है, सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, एमओए के अंदर, एमओए को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो किसी भी कंपनी का, या चार्टर डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो। ये सेट करता है आपके कंपनी की लीगल बाउंड्रीज को। क्लियर है कि कंपनी की लीगल बाउंड्रीज क्या रहेंगी। ये स्कोप को और एक्टिविटीज को डिफाइन करेगा कि एग्जैक्टली कंपनी क्या क्या चीजें करेगी, क्या क्या चीजें नहीं करेगी। ये सब बातें कहां पे होती है? एमओए के अंदर होती है। और यहां पे एमओए के बाहर अगर कोई भी एक्टिविटी करता है कोई भी कंपनी, चाहे उसमें डायरेक्टर की मंजूरी हो नहीं हो, वो आपका अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, और जिसको आप लोग इनवैलिड कहेंगे। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। आगे देखिए, मैंडेटरी फॉर द इनकॉर्पोरेशन। मैंने बताया इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आपका एमओए, आरओसी मांगता है कि आपको एमओए कंपलसरी है। कहीं ना कहीं एओए के साथ कंपैरिजन हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बड़ी जरूरत होती है। हेल्प इन द लीगल प्रोसीडिंग, कल को कोई केस होता है तो उस केस में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हेल्प से बता सकते हैं कि ये लीगल बाउंड्रीज है, ये हमारा एमओए है जिसके थ्रू हमारी कंपनीज ऑपरेट होती है। क्लियर है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में भी आपका एमओए काफी हेल्प करता है। तो बहुत आसान ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। पर्पज और इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम लोगों ने अभी बात की है, ये डिफाइन करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज को ले डाउन करता है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपनीज को डिफाइन करता है, ये एक्ट करता है एज ए कॉन्ट्रैक्ट की एग्जैक्टली ये टर्म एंड कंडीशंस है जिनके बाहर कोई भी कंपनी ऑपरेट नहीं हो सकती है। ये क्या करता है? गाइड करता है इंटरनल डिसीजन मेकिंग को, गिव ट्रांसपेरेंसी टू द स्टेक होल्डर। ये क्या करता है? आपके स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। अभी बात की ना यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर था, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर को एक काफी क्लैरिटी मिलती है, इस चीज को आपको जरूर ख्याल में रखना है। ठीक है, तो आई होप कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कहानी आपको समझ में आई होगी, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग लिख देंगे। अब हमें समझना क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अल्टरेशन के बारे में पढ़ना है। अल्टरेशन का मतलब आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलाव करने हैं। तो जो भी चेंजेस और बदलाव किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं उसको कहते हैं अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कई बार क्या होता है, जो एमओए बन जाता है, कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिनकी वजह से एमओए के अंदर हमें चेंजमेंट करने होते हैं, तब्दीली करनी होती है, बदलाव करने होते हैं, तो उसको बोलते हो अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग लिखा हुआ, मेकिंग ए लीगल चेंज इन एनी क्लोज ऑफ द एमओए विद अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। किसके अप्रूवल से? शेयर होल्डर से। एंड इन सम केसेस द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे कुछ केसेस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जरूरत रहेगी और आपके शेयर होल्डर के अप्रूवल
की भी जरूरत रहेगी। याद रखिएगा जो आपका अल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है मेमोरेंडम के अंदर, ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 13 के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसको पास करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होती है जिसके अंदर 75% लोगों का अप्रूवल होना जरूरी है। ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल रहने वाली है। कौन कौन सी क्लोजेज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जिनको अल्टर किया जा सकता है? देखिए, नाम के क्लोज को अल्टर किया जा सकता है, रजिस्ट्रेड ऑफिस के क्लोज को अल्टर किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के जो आपका क्लोज है उसको अल्टर किया जा सकता है, लायबिलिटी क्लोज को अल्टर नहीं किया जा सकता है। कुछ रेयर केसेस है जिनके अंदर अल्टर किया जा सकता है, बाकी कैपिटल क्लोज को भी अल्टर किया जा सकता है, सब्सक्रिप्शन क्लोज को अल्टर नहीं किया जा सकता है। तो दो आपके क्लोज रहने वाले हैं जिनके अंदर अल्टरेशन पॉसिबल नहीं है, लायबिलिटी और सब्सक्रिप्शन क्लोज। यहाँ पे रखिएगा। अगर नेम क्लोज की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल की जरूरत रहेगी, करीब करीब सब में गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है। बस कैपिटल के जो आपके क्लोज है उसके अंदर, और आपका जो लास्ट क्लोज है जिसको सब्सक्रिप्शन क्लोज कहते हैं उसके अंदर, और यहाँ पे जो आपका एक रहने वाला है लायबिलिटी, इन तीनों के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती है। तो बहुत बेसिक है, छोटा सा कंपेरिजन है, याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे प्रोसीजर फॉर द अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है? तो देखिए 6 स्टेप का प्रोसीजर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर आपका क्या होगा, एक नोटिस जर्नल मीटिंग के लिए इशू होगा, उसके बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, फिर फाइल जाएगी आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से। अगर अथॉरिटीज से अप्रूवल लेने की जरूरत है तो वो अप्रूवल लिया जाएगा। फाइनली जो रजिस्टर इशू करेगा कंफर्मेशन को। क्लियर है? तो 6 स्टेजेस रहेंगी जहां से आप लोग एमओए के अंदर अल्टर कर सकते हो। बोर्ड मीटिंग अगर होती है तो बोर्ड मीटिंग के अंदर एक बोर्ड रेजोल्यूशन क्या किया जाता है, प्रपोज किया जाता है अल्ट्रेशन के लिए। फिक्स डेट ऑफ द जर्नल मीटिंग, इसके अंदर सबसे पहले ये फिक्स करते हैं कि जो जर्नल मीटिंग है स्टेप 2 वो कब होल्ड की जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा, सेंड नोटिस टू द ऑल शेयर होल्डर एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। और ये जो आपका नोटिस है ये 21 दिन पहले आपको सभी को क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जिसके अंदर 75% मेजोरिटी होनी चाहिए। फिर इसके बाद फाइल किसके पास जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाती है। फाइल रिक्वायर्ड फॉर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी, फाइल आरओसी के पास जाएगी जहां पर हमें फॉर्म MZT 14 फिल करना पड़ेगा। और ये क्या है, फिलिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर्म विद इन द 30 डेज। ये जैसे ही अप्रूवल होता है उसके बाद 30 डेज के अंदर हमें फॉर्म फिलअप करना है और कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज है जो हमें करनी है। उसके बाद अगर हमें अथॉरिटीज की अगर रिक्वायरमेंट है अप्रूवल लेने की तो अथॉरिटीज की आप रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। जैसे 2 ही चेंज इन नेम एंड द स्टेट के अंदर हमें अथॉरिटीज के अप्रूवल की जरूरत होती है, तो आप नेम और इसके लिए क्या कर सकते हैं, INC 24 यूज कर सकते हैं। INC 23 नाम के लिए INC 24 होता है और 23 किसके लिए होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर वन स्टेट टू द अनदर, माने स्टेट चेंज करने के लिए आपको INC 23 भरना पड़ता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका रजिस्ट्रार इशू ए कंफर्मेशन। रजिस्ट्रार क्या करता है, एक कंफर्मेशन इशू कर देता है और फाइनली अल्ट्रेशन हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। क्लियर? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या बेसिकली मीनिंग रहने वाला है ये जरूर याद रखिएगा। ये देखिए अल्ट्रेशन इन डिफरेंट क्लोज है। नेम क्लोज के अंदर सेक्शन 13 2 पॉइंट है, रजिस्टर ऑफिस का क्लोज पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्लोज पढ़ लीजिएगा, कैपिटल क्लोज पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए रिवीजन वीडियो है, ज्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं, आप लोग एक तरीके से मोटा मोटा समझ लें और अपनी PDF को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कर ले, ताकि आपका जो फाइनल वीडियो आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है जो वन शॉट में लेके आऊंगा पूरे के पूरे सिलेबस का, जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी। बहरहाल अब देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेन करके चलता है कंपनी के रूल्स को और बाय लॉज को एंड regulation that control and govern the conduct of its business and the manage its internal affairs। क्लियर है? कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बाय लॉज कंपनी फॉलो करेगी, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, ये तमाम बातें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट होता है किसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, और ये गवर्न्ड होता है
बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू क्या होता है, गवर्न होता है, ठीक है। एवरी कंपनी मस्ट हैव ए एओए, इट प्लेज ए विटल रोल इन डिफाइनिंग इट्स इंटरनल राइट्स। ये इंटरनल राइट्स को डिफाइन करता है, वर्किंग को डिफाइन करता है, मैनेजमेंट को डिफाइन करता है और ड्यूटीज को डिफाइन करता है। क्लियर? तो ये आपका क्या रहने वाला है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहने वाला है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंटेंट्स क्या रहेंगे, याद कर लीजिएगा, मैंने एक आपकी निमोनिक्स बनाई हुई है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। SLTF, GBA, DAB, WIS। हालांकि थोड़ा याद करने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इनके निमोनिक्स के अर्थ लिखे हैं। S का मतलब शेयर कैपिटल, L का मतलब लीन ऑन शेयर्स, T का मतलब ट्रांसफर और ट्रांसमिशन हो जाएगा, F का मतलब फॉरफीचर हो जाएगा, G का मतलब जर्नल मीटिंग हो जाएगा, B का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएगा, A का मतलब अकाउंट्स और ऑडिटिंग हो जाएगा, D का मतलब डिविडेंड हो जाएगा। ऐसे चलते चलते S का मतलब क्या हो जाएगा, सील हो जाएगा। तो ये जरूर याद कीजिएगा क्या क्या कंटेंट होते हैं, इनको आप लोग एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या रहने वाली है, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है। ध्यान से देखिए, सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, माने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबऑर्डिनेट रहने वाला है। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे क्या है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करता है, कैसे, कंपनी एंड इट्स मेंबर के बीच में, और उसके बाद द मेंबर्स देमसेल्फ, मेंबर के बीच में और कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में एक कोऑर्डिनेट का काम कौन करता है, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करता है। लीगल इफेक्ट को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और आपका आगे क्या रहने वाला है, अल्टरेबल डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है माय डियर फ्रेंड, जहां पे समझने वाली कुछ बात है नहीं। आई थिंक केवल मैंने आपको बिल्कुल इजी टू लर्न लैंग्वेज में बना के दे रखा है, आप लोगों को जस्ट गो थ्रो करना है। एक बार अगर आप लोग समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या करना है, देखिए इसके अंदर सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा मुद्दा है। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमें सिंपल सी इतनी बात करनी है कि उसके अंदर तब्दीली करनी है शेयर होल्डर के अप्रूवल से, और जहां पे गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है वहां पे उसके अप्रूवल से। कितनी स्टेप रहेंगी, आपको इस चीज को याद रखना है। सबसे पहले समझे, अल्टरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 14 के अंदर डिफाइन की गई है, और कंडीशंस क्या रहेंगी एक वैलिड अल्टरेशन के लिए। देखिए, मस्ट बी डन बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, माने क्या करना है, गुड फेथ ऑफ कंपनी के लिए ये जरूरी है, और यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए एमओए के साथ, या फिर कंपनीज एक्ट के साथ, या किसी और एक्ट के साथ, या फिर आप लोग इसको ये ऑप्रेसिव होना चाहिए, फ्रोडेंट के साथ किसी भी तरीके का इसके साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कंडीशन पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली अल्टरेशन 5 स्टेप में होगा, वही बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन जर्नल मीटिंग के लिए पास करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा आरओसी, यहाँ पे एमजीटी 7 भरना है, और 30 डेज का टाइम पीरियड रहता है। अप्रूवल चाहिए अथॉरिटीज से, अगर रिक्वायर्ड है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपडेटिंग कंपनीज रिकॉर्ड, कंपनीज के रिकॉर्ड को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो अभी अभी हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के केस में अंडरस्टैंड किया है ना, सेम की सेम कहानी आपको कहां पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर देखने को मिलेगी। बस छोटी छोटी चीजें जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, कीवर्ड्स को मैंने अलग कलर से दिखाया हुआ है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम लोग बात कर, देखिए ये वाला एक ऐसा टॉपिक है जो हम अपनी इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज के अंदर मैं आपको इससे आगे वाली स्लाइड्स कवर कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरे को भी थोड़ी सी तकलीफ है ज्यादा लंबे सेशन को लेने में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस 100% कंफर्म आएगा, एक बार पढ़ना जरूर है, मैं आपको कराऊंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये सब हम लोग अपनी वन शॉट वाली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ आपका आगे क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी भी बात की थी। अल्ट्रा वायरस क्या होता है, इंट्रा वायरस क्या होता है। तो ये दो टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं माय डियर फ्रेंड, जिनको हम लोग आने वाले वक्त के अंदर अपनी वन शॉट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बाकी मैं आपको दे रहा हूं, एक बार अगर आप लोग रीड भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था। हालांकि इस वीडियो को देखिए बनाते टाइम भी काफी दिक्कत आई है, काफी टाइम लगा है, और इसको रिकॉर्ड करते टाइम भी मेरे को मल्टीपल टाइम्स इसको रिकॉर्ड करना पड़ा, कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज आता ही जा रहा है। तो इस वीडियो को यहीं तक हम लोग समराइज करते हैं, कवर अप करते हैं, वाइंडिंग अप करते हैं। उम्मीद करता हूं आपके जो यूनिट सेकंड है उससे रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक रिवीजन आपका हो गया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए तो सोल दी बस।